आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 4 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग भूगोल के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ये जो लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क ये एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए मैंने आपको पहले ही साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है और इतिहास का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। मतलब ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया। ये जो भारतीय वन्य जीवन ये जो कानून था ये कब पारित हुआ था, तो 1972 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है। मतलब क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, मतलब भारत का कौन सा दो प्रमुख फसल है जिसे हम लोग अधिकतर खाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग अधिकतर क्या खाते हैं, भात और रोटी खाते हैं। भात किससे होता है, तो चावल से। रोटी किससे होता है, तो गेहूं से आटा, फिर आटा से रोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चावल और गेहूं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, कोयला दिया गया है, एक भूतापीय दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो कोयला है ये भी आपका ऊर्जा का स्रोत है और ये आपका भूतापीय है, ये भी आपका ऊर्जा का स्रोत है। मतलब ये दोनों का दोनों आपका ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए मतलब यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में कुछ यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोयला भी आपका एक ऊर्जा का स्रोत है, भूतापीय भी आपका एक ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताएं। आधारभूत उद्योग देखिए किसको बोलते हैं, जो उद्योग दूसरे उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। बात समझ में आया कि जो उद्योग क्या करते हैं, दूसरे उद्योगों को कच्चे माल या फिर कोई दूसरा सामान देते हैं, उसे हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग मतलब क्या हो गया कि अर्थात ये उद्योग दूसरे उद्योग का आधार होते हैं। मतलब ये जो उद्योग है ये दूसरे उद्योग का आधार होते हैं। मतलब जो दूसरा उद्योग है ना, अगर ये उद्योग नहीं रहेगा तो वो उद्योग नहीं चलेगा। बस यही कहानी है यहाँ पर। जैसे मतलब उदाहरण लोहा और इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, ईटीसी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए इसके आंसर को, राजस्थान भारत का एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल मतलब क्या होता है, जहां पर यहाँ पे देखिए राजस्थान में आपको खाली रेत ही रेत मिलेगा, जहां पर हमेशा पानी की कमी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, अधिकतर पानी का समस्या बना हुआ रहता है, क्योंकि वहां बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। मतलब वहां पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होता है। वहां के लोग इस पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाबों, झीलों इत्यादि का निर्माण किया, फिर भी पानी की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई। फिर राजस्थान के लोगों ने वर्षा जल संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। बात समझ में आया। उन लोगों ने तालाब बनाए, झरना बनाए, नलकूप, लेकिन उन लोगों का जो पानी का जो समस्या था, पानी का समस्या दूर नहीं हुआ। तब उन लोगों ने क्या किया, वर्षा जल संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। अब उन लोग वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से करते थे, यही तो चीज हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण निम्न प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, चलिए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर के छत को ढलुआ बनाते हैं। मतलब जो घर का छत जो होता है वो ढलुआ टाइप का बनाता है, मतलब थोड़ा डाउन टाइप का होता है। ठीक है, वहां के लोग वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए घर में अथवा आंगन में एक बहुत बड़ा भूमिगत टंकी बनाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, घर में या फिर आंगन में एक बहुत बड़ा टंकी बनाते हैं। या तो टंकी मतलब भूमि के ऊपर रहता है, कहीं कहीं पर भूमिगत मतलब भूमि के अंदर टंकी बना हुआ रहता है। ठीक है, घर के छत से एक पाइप टंकी तक जुड़ा हुआ होता है। घर का जो छत होता है उन लोग का, ये मान के चलिए घर का छत है, यहाँ से एक मतलब पाइप लेकर उन लोग क्या करते हैं, जो भूमि के अंदर जो भी टंकी बना हुआ है उस टंकी में उस पाइप को जोड़ देता है। आगे बात करें, वर्षा का पहला पानी उन लोग
छत, टंकी, पाइप इत्यादि धोने में लगा देता है। मतलब जो वर्षा का जो पहला पानी होता है उन लोग उससे क्या करते हैं, छत को धोते हैं, टंकी को धोते हैं, पाइप को धोते हैं, और वर्षा का पहला पानी का संग्रहण नहीं करता, और वर्षा का जो पहला पानी होता है उसका संग्रहण नहीं करता है। टंकी में एक मशीन लगा हुआ होता है जो पानी को फिल्टर करता है, और टंकी में एक मशीन भी लगा हुआ होता है जो पानी को क्या करता है, फिल्टर करता है। राजस्थान के लोग इस पानी का उपयोग बहुत दिनों तक कर पाते हैं। इस तरह राजस्थान के लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमको बात करेंगे खाद्य सुरक्षा क्या होता है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा वैसे लोग जो मूल पोषण से वंचित है उसे खाद्य उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि मतलब वैसे लोग जो गरीब है, जिन्हें सही ढंग से भोजन नहीं मिल रहा है, सही पोषण वाला भोजन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को खाना देना, उन लोगों को खाना उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, खाद्य सुरक्षा कहलाता है। अभी जो खाद्य सुरक्षा है इसमें भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इस चीज को देखते हैं। तो इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्न प्रकार से हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रयास किए हैं भारत सरकार ने। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है कि खाद्य सुरक्षा के 3 पहलू है: खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की सुलभता तथा लोगों के पास खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने की सामर्थ्य। बात समझ में आ रहा है। देखिए, खाद्य जो सुरक्षा है इसका 3 मतलब स्टेज में इसको बांटा गया है। पहला तो हम लोग खाद्य पदार्थ को उपलब्ध कराएंगे, फिर जो लोगों को मतलब देंगे सही ढंग से, मतलब बहुत ही सरलता से दिया जाना चाहिए, और लोगों के पास भी ये चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए। ये 3 चीज़ें भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का गठन किया गया है। बात समझ में आया है। ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी लोगों को सही पोषण का भोजन मिलने के लिए क्या किया गया है, तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का गठन किया गया है। इसके 2 मुख्य आधार है, पहला है कि बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये दोनों घटक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य कम कीमत पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। बात समझ में आ रहा है। मतलब खाद्य सुरक्षा का मकसद क्या है कि जो आदमी गरीब है, जो सही ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, जिन्हें अच्छा पोषण नहीं मिलते हैं, उन्हें कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराना। जैसे यहाँ पर भारत सरकार के बारे में पूछा गया, लेकिन अगर आप बात करें झारखंड सरकार का तो आप देखे होंगे जैसे 5 रुपया में हमें दाल भात मिलता है ना, दाल भात योजना जो है, क्लियर है। तो वहां से भी तो हमें खाना ही मिल रहा है। तो बस वही चीजें यहाँ पर आगे बढ़े। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसान से खाद्यान्न प्राप्त करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राप्त खाद्यान्नों का भंडारण करती है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी आपको कोटा में चावल मिलता है कि नहीं मिलता है, चावल मिलता है। ग्रीन कार्ड से आपका जो भी येलो कार्ड, जो भी कार्ड है, आपको वहाँ से चावल मिलता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सरकार क्या करता है, जिससे कि आप जानते होंगे हाल फिलहाल में ब्लॉक में धान बहुत कोई आदमी बेच रहा था, बहुत सारे किसान ब्लॉक में जाकर धान बेच रहे थे। तो धान क्या करता है, सरकार उसको खरीदते हैं, देखिए सही ढंग से मूल्य देता है, कम मूल्य नहीं देता बल्कि अच्छा खासा दाम देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई भी जो फसल होता है, कोई भी खाने का सामान होता है, उसको मतलब सरकार खरीद लेते हैं, सही दाम से खरीदते हैं और उसका भंडारण करते हैं। फिर वही जो उसको जो मतलब फसल को खरीद लेते हैं, उसी फसल को बाद में हम ही लोगों को देते हैं एकदम सही दाम पे। आप देखे होंगे जैसे आप जाते हैं कोटा चावल लेने, तो देखिएगा कि आपको 1 रुपया केजी, आपको 1 रुपया केजी मिलेगा, चावल वगैरह मिलता है ना। तो यही सब चीज़ें, यही मतलब खाद्य सुरक्षा पर इसी तरह से सरकार ध्यान देती है। क्लियर है, समझ में आया। आगे बात करें तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में क्यों के संकेंद्रित है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, कारण बताएं। तो देखिए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें देखिए, पहला बात क्या हो गया कि अधिकतर जो लोहा या फिर जो इस्पात उद्योग कारखाना है कहाँ पर उपस्थित है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। वहां पर ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हर चीज, वहां पर देखिए किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो भी चीज है सब चीज वहां पर मतलब उपलब्ध है। जैसे लोएस के भी कम दाम पे मिलता है, वहां पर आपको सस्ते दाम पे लेबर मिल जाएगा, जो सामान बेचना है इसके लिए आपको बाजार मिल जाएगा। बस यही सब चीजें। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि लोएस की कम लागत, वहां पर लोएस का कम दाम है। उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, ठीक है, मतलब उच्च कोटि का सामान आपको बहुत ही सामने मिल जा रहा है। सस्ते श्रमिक, मतलब अच्छे दाम पे आपको लेबर मिल रहे हैं। स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता
जैवता सम्मिलित है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कारण से छोटानागपुर का जो पठार होता है वहीं पर अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विवेचना करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा, मजा आएगा। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर वन्य जीव का बात करें, वन्य जीव जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हाथी है, ठीक है, हाथी को क्या बोलते हैं कि ये गणेश जी के, जैसे गणेश जी का जो सर है वह हाथी का ही है, तो हम लोग हाथी को गणेश जी जैसा मानते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे सांप का अगर आप बात करें तो सांप को हम लोग कोई देवी का रूप मानते हैं, ठीक है। जैसे कि और कोई जानवर हो गया, जैसे कि मान के चलिए बाघ हो गया, बाघ को हम लोग बोलते हैं कि माँ दुर्गा का वाहन है, बोलते हैं ना। तो और जैसे कि मान के चलिए मोर हो गया तो बोलते हैं हम लोग ये जो मोर है ये माँ सरस्वती के पास रहती है, ठीक है, ये आपका कृष्ण जी के पास रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर बोलते हैं और इस प्रकार से हम लोग वन्य जीव का मतलब संरक्षण करते हैं। अगर वन का बात किया जाए तो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप कोई बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे, जो नीम का पेड़ है ना, नीम के पेड़ को हम लोग बोलते हैं कि इसमें माँ दुर्गा का वास होता है, बोलते हैं। इस प्रकार से कोई भी चीज वन वगैरह को बचाने के लिए हम लोग वहां पर देवी देवता का मतलब वहां पर अस्तित्व दे देते हैं। इससे क्या होते हैं, लोग डरते हैं और उस जगह पे जाते तो है लेकिन उन पेड़ पौधों को काटते नहीं है। बात समझ में आ रहा है, बस यही चीज है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सुंदर से इसका उत्तर आप समझ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारें वनों और वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। मतलब देखिए, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों मतलब वन और वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु इस दिशा में जो कार्य विभिन्न समुदायों ने किया वह भी प्रशंसा योग्य है। लेकिन ऐसे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो विभिन्न समुदाय है, विभिन्न समुदायों ने भी बहुत सोच समझकर मतलब बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वन और वन्य जीव संरक्षण का मतलब वन और वन्य जीव का संरक्षण हो रहा है। तो इसका भी मतलब ये जो विभिन्न समुदाय है इन लोगों का भी हम लोग जितना प्रशंसा करें कम है। तो चलिए देखते हैं क्या उन लोगों ने कदम उठाया। पहला देखिए, राजस्थान में अनेक गांवों के लोगों ने वन्य जीव रक्षण नियम का सहारा लेकर सरिस्का बाग रिजर्व में होने वाले खनन कार्य का डटकर विरोध किया और काफी सफलता पाई, ठीक है। इसी प्रकार हिमालय के बहुत से क्षेत्रों में लोगों ने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्ष के काटने के सभी प्रयत्नों को असफल बना दिया। इस चिपको आंदोलन के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो हिमालय के बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा हुआ था, मतलब क्या हो रहा था कि जैसे कोई भी आदमी पेड़ काटने आ रहे थे ना, तो जो आदमी सब हो रहा था पेड़ को एकदम लिपट कर चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। तो ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है। आगे देखिए, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित करके वहां अपने ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया और बाहरी लोगों की घुसपैठ से हुए वन्य जीवन को बचाते हैं। बात समझ में आया। मतलब राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है अलवर जिला, वहां पर 1200 हेक्टेयर जो वन है उस वन को मतलब भैरवदेव डाकव सेंचुरी मतलब ये घोषित कर दिया और वहां पर उन लोग खुद ही देखभाल करते हैं, न तो वहां पर किसी को कोई शिकार करने देते हैं, न बाहरी लोगों को वहां पर घुसपैठ करने देते हैं। हमारे देश के लोग सदियों से ही प्रकृति के पुजारी रहे हैं, इसलिए इन्होंने अनेक वनों को देवी देवताओं के वन कहकर उन्हें बाहरी छेड़छाड़ से बचाए रखा। आज भी भारत के अनेक समुदाय हैं जो पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी तरह और भी बहुत से जातियां अपने पूज्य पेड़ों को आसानी से काटने नहीं देती, जो कि अभी मैं आपको समझा रहा था। आगे बात करें। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन और प्रतीक मानकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे पशु पक्षियों में बंदर, जैसे बंदर को हम लोग बोलते नहीं, हनुमान जी है, लंगूर, शेर, गरुड़, मोर आदि विशेषकर उल्लेखनीय है और कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। बात समझ में आया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें एवं इसके 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिए, चाय कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। पहले तो चाय के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। चाय क्या है? चाय एक नकदी फसल है, ठीक है। चाय की कृषि रोपण कृषि का एक उदाहरण है। आजकल भारत के लोग चाय के दीवाने हो चुके हैं। आजकल भारत के लोग सुबह शाम चाय पीते हैं। आगे बात करें।
भारत के लोग पहले चाय नहीं पीते थे। हमारे देश भारत में चाय अंग्रेज लेकर आए थे। चाय की खेती लेटराइट मिट्टी में अच्छी होती है। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। चाय की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए? तो लेटराइट मिट्टी में सबसे बेस्ट होता है। चाय की खेती के लिए वार्षिक वर्षा, यहाँ पर वर्षा लिखिएगा, वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। चाय की खेती के लिए सस्ते में अच्छे लेबर की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए क्या मतलब हमें मिलना चाहिए? अच्छे दाम पर, मतलब सस्ते दाम पर अच्छा लेबर मिलना चाहिए। चाय के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर चाय अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये जो चाय वाला क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक पेय फसल का उदाहरण देकर उनके भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मतलब पेय फसल के बारे में जब भी आएगा तो आप चाय को लिख दीजिए, क्योंकि चाय हमारा क्या है? एक पेय फसल है, क्योंकि इसको हम लोग पीते हैं इसीलिए। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 ये हमारा मानचित्र का है। और जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि मानचित्र बताऊंगा। देखिए मैं 1-2 दिन के अंदर ये जो मॉडल सेट 4 आया है कंप्लीट बता दूंगा, और फिर मैं आपको मानचित्र का जो ट्रिक को बता दूंगा। तो अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 को छोड़ देता हूं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारा क्या है? मानचित्र का है। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम लोग नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।